हाँ भाई, माहौल सेट है। होमवर्क कंप्लीट है। क्या बात है। लाओ रेस निकालो फटाफट। कौन सा रेस दिया था? हो गया क्या? ठीक। मैंने सॉल्यूशंस शेयर कर दिए हैं। ठीक है, अगर कहीं कोई ज्यादा दिक्कत आती है तो आप वहां से भी थोड़ी हेल्प ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें फिर। आंसर्स तो सभी के पास होंगे। ओके। रेस नंबर 37, जिसको डाउट हो सिर्फ हैंड रेस करेगा, बोलेगा कोई नहीं। ठीक है, मेरे हिसाब से रेस बहुत आसान है। और 10 में से पहले अटेम्प्ट में एटलीस्ट 6 या 6 से ज्यादा तो सही होने चाहिए थे। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसके पहली अटेम्प्ट में 6 या 6 से ज्यादा सही हुए? ओके, ग्रेट, वंडरफुल। चलिए, क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का मतलब आपको लग रहा होगा पता नहीं किस फोर्स के बारे में पूछ लिया। एक्चुअली में वो आपसे यहाँ पे पूछना चाह रहा है जो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, ये इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा। एक बात बताओ, जब ये घूम रहा है तो इसका सेंटर यहाँ पे है क्या? नहीं, इसका सेंटर कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है, रेडियस आपको 5 मीटर दिया हुआ है, ये वाला रेडियस आपको 5 मीटर दिया हुआ है ये। लेकिन ये रेडियस होगा ही नहीं आपके लिए, तो ये रेडियस होगा। मान लो एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है? थीटा। एक बात बताना मुझे ध्यान से देख करके, कि ये एंगल भी थीटा होगा। इस पे नॉर्मल के अलावा और क्या लग रहा होगा? mg। मुझे बस नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है? नॉर्मल। क्या मैं ये बोल सकता हूँ नॉर्मल का जो साइन थीटा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट जनाब? साइन थीटा कंपोनेंट जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है। अगर वो टुवर्ड्स द सेंटर है, क्या वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा? तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एन का वो कंपोनेंट जो टुवर्ड्स द सेंटर है, दैट इज व्हाट? एन साइन थीटा बराबर मैं लिखूंगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन आर आर होगा या ये वाला डिस्टेंस होगा? क्या ये आर साइन थीटा होगा? इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिखते हैं, दोनों तरफ क्या आ जाता है? साइन थीटा। क्या आ जाता है जनाब? जनाब एक बात बताओ, मास पता है क्या कितना दिया? 100 ग्राम। 100 ग्राम क्या 1/10 कर दूं? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू 2 का स्क्वायर इंटू रेडियस। रेडियस कितना है? 5। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए था। ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार मिलते रहेंगे। डायनेमिक्स में कॉन्सेप्ट सेम है, फंडामेंटल अप्रोच सेम है। सवाल पूछने के हजारों तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है उसके लिए सवाल टफ नहीं है। पहले तो एक बात बताओ, यहाँ पर ये गोला सा दिखाई दे रहा है तुम्हें? ये ऐसे घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ऐसे। उसके ऊपर घुमाया जा रहा है। ये समझ में आया? क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। एक स्पेयर है, स्पेयर के ऊपर एक पार्टिकल है जिसको रस्सी से बांधा हुआ है, इस तरीके से घुमा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लेंथ वगैरह आपको दी हुई है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये लेंथ कितनी दी हुई है? 4। कितनी दी हुई है? 4। रेडियस भी दिया हुआ है, तो रेडियस का मतलब ये लेंथ कितनी दी हुई है? 3। जैसे ही 4 और 3 दिखाई देता है, दिमाग की घंटी बज जाती है एकदम से, टन। है ना? ये 4 और ये 3 दिखा तो ये समझ आ गया क्या होगा? 5 होगा। और ये समझ आ गया राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा? राइट। अगर मैं आपसे जनाब ये वाला एंगल पूछ लूं कि आप 37 डिग्री बता पाओगे? पक्का? ठीक है, जरा ध्यान से देखना। ये जिस रेडियस में घूम रहा है वो रेडियस तो ये होगा ना। क्या आप इस रेडियस आर की वैल्यू बता सकते हो? 4 sin 37। मैंने आपको बताया था डायनेमिक्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो, सबसे पहला स्टेप होता है कि पार्टिकल जिस प्लेन में घूम रहा है वो प्लेन फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? प्लेन। क्या हमें ये प्लेन पता चल गया? उसके बाद सेंटर पता करो। क्या पता करो? क्या सेंटर दिख गया? उसके बाद तीसरा रेडियस पता करो। क्या पता करो? तो रेडियस बताना कितना हो जाएगा? 4 sin 37। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? एक बात बताना, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं? 2 3 4 5 6। 3 है। कितने हैं? 3। रस्सी से बंधा हुआ है, क्या रस्सी टेंशन लगाएगा? मैंने सुना था कि टेंशन हमेशा स्ट्रिंग के अलोंग लगता है। वंडरफुल। एक बात बताना, इस सरफेस से क्या नॉर्मल लगेगा? और एक और फोर्स लगेगा नीचे, क्या? mg। अगर ये एंगल 37 है तो क्या ये एंगल 37 होगा? और ये वाला एंगल कितना होगा? 53। क्योंकि टेंशन और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के क्या है?
परपेंडिकुलर। यहां तक किसी को कोई तकलीफ? अगला स्टेप क्या है? ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? तो जरा ध्यान से देखना, क्या टेंशन का यहाँ पे cos 37 कंपोनेंट दिखाई दे रहा है? तो ऊपर वाला फोर्स क्या लिखोगे? T cos 37 प्लस N cos 53, क्या ये वाला बराबर mg हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, क्या T का ये कंपोनेंट सेंटर की तरफ है और नॉर्मल का ये कंपोनेंट सेंटर से अवे है, तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ होता है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं जनाब? तो जल्दी से बताना, यहाँ पे टेंशन का वो कंपोनेंट जो सेंटर की तरफ है क्या है? T sin 37। नॉर्मल का वो कंपोनेंट जो अवे है, तो प्लस करूं या माइनस? N sin 53। दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। क्या इसको मैं बराबर mv स्क्वायर अपॉन r कर सकता हूं? मेरे को लगता है v का वैल्यू दिया हुआ है, आई थिंक v का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1। r का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 4 sin 37। मेरे सामने दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हायर लेवल की मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्या आप सॉल्व कर पाओगे? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या सॉल्व करना आता है जनाब? कितने लोगों से हो गया था? ओके ग्रेट, होना चाहिए भाई, होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। थोड़े एफर्ट्स करो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा? इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हैं ऐसे, देखना अभी तुम्हें शर्म आ जाएगी, है ना? यहां पर ये 2 kg का ब्लॉक, ठीक, अगर मैं आपको एक्सिस पे बिठा दूं, किस पे बिठा दूं? एक्सिस पर, तो क्या तुम्हें इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा? कुछ याद आ रहा है? क्या वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे लगता है? उसका वैल्यू क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5, m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, किस रेडियस में घूम रहा है? 1। क्या इतना समझ आया? ठीक है, इसका एक्सलेशन ऊपर की तरफ दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एंगल कितना है? ये भी कितना है? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin 37 लग रहा होगा? ये तो पता होगा यार। अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या mg sin थीटा लगता है? एक बात बताओ, अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? ऊपर या नीचे? नीचे लग रहा होगा। मान लो फ्रिक्शन की वैल्यू f क्या है? f 2g sin 37। sin 37 की वैल्यू पता है? टफ है थोड़ा सा, 3/5। अगर उस वैल्यू को पुट करोगे तो आ जाएगा 12। देखो इधर लग रहा है ये कितना है? 25 इंटू 2 कितना है? ये 50 का वो कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है वो क्या होगा? 50 cos 37, जो कि हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जरा जनाब ध्यान से देखना, ऊपर वाला फोर्स 40, नीचे वाला 12, माइनस F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। खत्म। नहीं आया समझ? नोट डाउन दिस। पढ़ाई चल रही है तुम लोगों की? टाइम तो बहुत मिलता होगा फ्री का? नहीं मिल रहा? क्यों? वर्कलोड ज्यादा चल रहा है? 2 क्लास हो रही है मेरे हिसाब से, तो कितनी हो रही है? 2 क्लास। 4 बजे आते हो बस और लगभग 8 बजे तक फ्री हो जाते होगे। स्कूल जाना पड़ता है क्या? तो इसके अलावा तो सिर्फ पढ़ना ही है, तो बहुत टाइम है यार तुम्हारे पास तो। कैसे यूटिलाइज कर रहे हो? सो करके? फेज 1 स्लीपिंग, फेज 2, अलग अलग फेज में सोते हो, फिर उठते होगे, है ना? ऐसा होता होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्लान किया कि 30 मिनट सोना है, कितने मिनट? 30 मिनट। और मान लो आपको एकदम से नींद आ गई, और फिर नींद आ गई तो ऑब्वियस है 30 मिनट बाद तो नहीं खुलेगी, ठीक है? तो ये नींद खुलेगी आपकी कितने मिनट बाद? 90 मिनट बाद। तो जैसे ही एकदम से देखते हो ओ शिट, कोटा इसलिए थोड़ा ना आया है,
अब ये नहीं है कि तुरंत 90 मिनट, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आप 60 मिनट एक्स्ट्रा सो लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक इंसान, एक वो होता है कि जो तुरंत उठ करके बैठ जाए। अब जो गलती हो गई है वो तो हो चुकी है, उसको तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके बाद अगले 20 मिनट जो हमने किया है उसका पश्चाताप भी तो करेंगे। कितनी बड़ी गलती हो गई, शिट। और फिर अगले 20 मिनट में टेंशन होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी? टेंशन, है ना, कि क्या कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ना आया हूँ यार, है ना। फिर क्या होगा? टेंशन होगी तो फिर दोबारा नींद आने लगेगी। फिर फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, और ऐसे ही आपका पूरा दिन निकल जाता है। समझ सकता हूँ, बहुत वर्कलोड है तुम्हारे ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, सुधर जाओ सुधर। यस, क्वेश्चन नंबर 5 तो पूछने वाला क्वेश्चन है ही नहीं, है ना। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी से हो गया भाई। ओके वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 6, 6 फिर भी है, ठीक ठाक है, बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी है 2 कौड़ी का क्वेश्चन। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, यहां पर पहले तो अपने आप से सोने से पहले हर दिन एक बात बोलना शुरू कर दो कि फिजिक्स बहुत आसान है, चूरन है, हलवा है, और फिजिक्स का हर सवाल बहुत आसान होता है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया करे तो मुझे देख लिया करो। आसान है तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, टफ होता तो मैं क्यों पढ़ा रहा होता? क्यों भाई, सिंपल सी बात है या नहीं है? ठीक है, तो देखना ध्यान से। ये देखो 2R, ठीक है, क्या 2R, ये स्प्रिंग। मैंने एक बात पढ़ी थी बचपन में कि डायमीटर के एंड पॉइंट से अगर ज्वाइन करें तो ये एंगल क्या होता है? तुमने भी पढ़ी थी क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्प्रिंग की टोटल लेंथ क्या हो गई है, तो आप बता सकते हो 2R है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये क्या हो जाएगा? 2R cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हम बोल सकते हैं लेंथ कितनी होगी? √3R। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है? स्प्रिंग जब फोर्स लगाता है के एक्स, तो उसमें एक्स जो होता है वो टोटल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग होती है, चेंज इन लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग होती है। तो अगर मुझसे कोई पूछे भाई साहब एक्स कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? √3R - R। ये बताओ, यहां तक कोई रॉकेट साइंस है क्या? क्वेश्चन जरा आप ध्यान से पढ़ें, तो पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ अ बीड व्हेन इट इज रिलीज। बीड यहां पर है, इसको रिलीज किया गया, इसको क्या किया गया? रिलीज किया गया। जनाब एक बात बताना, अगर ये एंगल 30 है, ये R, ये भी क्या है? R, तो क्या ये एंगल भी 30 होगा या नहीं होगा? तो अभी अपन लोग ये बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, के एक्स लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा? मैंने कहा था फोर्स को 2 कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एक कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टुवर्ड्स द सेंटर तो हो जाएगा क्या? के एक्स कॉस 30। ये आपके किसी काम का नहीं है, ये आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि जस्ट रिलीज किया है, तो ये जस्ट किसको बैलेंस कर रहा होगा? नॉर्मल को। लेकिन स्प्रिंग फोर्स का एक और कंपोनेंट होगा अलोंग दिस, वो कितना होगा? के एक्स। देखना ध्यान से, स्प्रिंग फोर्स का ये है cos 30, तो दूसरा वाला कितना होगा? sin 30। इस फोर्स की वजह से क्या करेगा वो? एक्सेलरेट करेगा। कौन सा एक्सेलरेशन होगा? AT। हमसे क्या पूछा है? एक्सेलरेशन पूछा है, तो क्या डिवाइड बाय मास कर दूं तो क्या A आ जाएगा? खत्म हो गया, यही तो है।
नहीं आई बात समझ? दोबारा बताऊं क्या? हमने लगाया स्प्रिंग फोर्स kx, स्प्रिंग फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है उसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा, मास से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू ये रही आपके पास। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, सी पार्ट में डाउट है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में। हाँ, कौन सा? क्यों? टेंजेंट? टेंजेंट तो है ना, टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का ये एंगल। क्यों? सरफेस पर ऐसे तो आ रहा है, टच कर रहा है ना उसको। नहीं, तुम इसका साइज मान रहे हो क्या कुछ? कहीं भी रहे है तो ये टेंजेंट ही ना जनाब, तो सरफेस को टच कर रहा है तो। बॉल को ऊपर क्यों बनाऊं जब टच है उससे तो? पता नहीं, आराम से सोचना, ठीक है? ये मैथ से है तुम्हारे लिए, ठीक? स्फीयर पे कोई भी नॉर्मल सेंटर से पास होता है और टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होता है, ठीक? क्वेश्चन नंबर 7। ऐसा क्वेश्चन वैसे तो हम क्लास नोट्स में कर चुके हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये 50, ये एंगल कितना है? 37। ये है 40√2, ये एंगल कितना है? 45। जैसे फर्स्ट पार्ट पढ़ो, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जो आर ए बी लिखा हुआ है वो क्या है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है? क्या आप इसके कंपोनेंट कर पाओगे? ये 40, ये 30, ये 40, ये 40। जरा ध्यान से देखना, अगर इसके रिस्पेक्ट में इसको देखोगे, इसके रिस्पेक्ट में इसको देखोगे, ए को रोक दो। क्या करो? ए को रोक दो। मैंने बताया था जिसको रोकते हैं उसके वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देते हैं। अगर इसको रोकेंगे तो 40 को उल्टा करके इसमें जोड़ दें, तो देखो ये रेस्ट पे आ गया। ये इधर कितने से आता दिखाई देगा? 80। 30 को उल्टा करके जोड़ोगे तो 40 ऊपर 30 नीचे, ऊपर कितना? 10। अभी किसी को भी रोक लो, ठीक है? किसी को भी रोक लो, ठीक है? एक बात बताओ, ए अगर बी को देख रहा है तो 20 की तरफ कितने से आता हुआ दिखेगा? 80 तो उनके बीच की दूरी को कम करेगा, और जो 10 है वो क्या करेगा? घुमाएगा। क्या करेगा? घुमाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे यही पूछा गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कितना है? 80 है या नहीं है? ये लो पहला। अगला आ जाओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। ओमेगा पूछ रहा भाई, ओमेगा। ओमेगा में परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना दिया है? 10। कितना आ गया? 1 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट पार्ट पढ़ो तो पूछा क्या गया है? मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, एक्चुअली में पहले तो आप ये समझ लो, क्या ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर होगा या नहीं होगा? आर को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, क्या यही पूछा गया है? और ये क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। नहीं आई मेरी बात समझ? क्या आपको ए और बी की वेलोसिटी पता है क्या? अगर मैं आपसे कहूं कंपोनेंट फॉर्म में लिखो तो ए की वेलोसिटी कितनी लिखोगे? 40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। नहीं आया समझ? अब आ जाओ बी की वेलोसिटी पर। बी की वेलोसिटी क्या लिखोगे? -40 आई कैप प्लस 40 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, क्या ए में से बी को माइनस कर दे? तो बताओ ए में से बी को माइनस करोगे कितना आ रहा है? 80 आई कैप माइनस के 10 जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालना आता है? क्या होगा? 80 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। नहीं आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछना भी मत, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ देख लो, 10th का हर एक ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूं, देख लेना ध्यान से। ड्यूरिंग द कैच व्हाइल द बॉल इज हैंड एंड इज मूविंग डाउनवर्ड। जब आप कैच लेते हैं तो क्या करते हैं? बॉल को पकड़ते हैं, हैंड्स को कहां ले जाते हैं? पीछे। तो एक बात बताओ, जैसे ही बॉल हाथ में आई
तो ये फोर्स कहाँ लगाएगा? आपका हैंड। आपका हैंड फोर्स कहाँ लगाएगा? ऊपर। लेकिन बॉल कहाँ जा रही है? नीचे। तो जब आपने बॉल को कैच कर लिया तो आप बॉल पर कैसा वर्क कर रहे हैं? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव कर रहे हैं। लेकिन बॉल नीचे जा रही है और एमजी भी नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क क्या हो रहा है? पॉजिटिव। नहीं आया समझ? ठीक है। तो ड्यूरिंग द कैच, जब हम कैच करते हैं, while the ball is in hand and is moving downward, the work done by player on the ball is positive. सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि वर्क डन बाय यू मतलब वर्क डन बाय प्लेयर ऑन द वॉल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? नेगेटिव, क्योंकि फोर्स ऊपर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो। ड्यूरिंग द थ्रो वर्क डन बाय ग्रेविटी, थ्रो बॉल को आपने फेंका, जब आप बॉल को फेंक रहे क्या समझ आ गया? अब आगे देख सकते हैं आप लोग खुद। ठीक है, ये लीजिए और जल्दी फटाफट। हाँ शीट थी ना वर्क पावर की, जल्दी डब्ल्यूपी की शीट। हाँ हाँ सब पता है मुझे, मुझे मत बताओ, मुझे पता है। जो क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस होते हैं या आपको जिसमें डाउट होता है, आप घर जाके उनको दोबारा सॉल्व करते हैं? भैया दोबारा से समय निकाल करके उन्हें दोबारा सॉल्व किया करो, क्योंकि यही वो फेज है जहां से आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिस्कशन हो गया, उनको लगता है आ गया, छोड़ देते हैं। जब तक आप खुद से पेन नहीं चलाएंगे, खुद से आप इक्वेशंस नहीं लिखेंगे, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। इट्स लाइक अ स्यूडो फील। आपको लग जरूर रहा होगा कि आ गया है, लेकिन असलियत तब पता चलेगी जब एग्जाम में उसी प्रोफाइल का क्वेश्चन आ जाएगा और आपको इवन स्ट्राइक भी नहीं कर रहा होगा कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स लगाएं या कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे हम अप्रोच कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आपके क्लास में डिस्कस होते हैं, आपको डाउट्स होते हैं, वो घर जाकर के जरूर सॉल्व किया करो। क्लियर है? पता नहीं सुनते भी हो कि नहीं। यस S1 कितने दिए थे? 1 से 4। यस क्वेश्चन नंबर 1 1 में ABCD, किसी में डाउट? ओके वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है वंडरफुल। क्वेश्चन नंबर 3 किसी को डाउट? क्लास नोट्स का क्वेश्चन है। किसका? क्लास नोट्स का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ भी हो गया? क्या बात है। चलिए ओवन में कौन कौन से दिए थे? 2 ही दिए थे आई थिंक। 30 और 31। चलिए जल्दी से आइए फटाफट। यस क्वेश्चन नंबर 30 किसी को डाउट? हो गया ये? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 31 हाँ डीबी होना चाहिए। इनकरेक्ट पूछा है तो वो तो करेक्ट है ना। आप वर्क यही तो बता सकते हो किसने कम किया है किसने ज्यादा किया है, लेकिन कितना किया है ये तो नहीं बता सकते।
तो वो तो सही बात बोल रहा है ना कि डेटा इनसफिशिएंट है इस बात के लिए कि कितना वर्क होगा। हम सिर्फ ये बता सकते हैं किसका वर्क ज्यादा होगा किसका कम होगा। किसी को डाउट तो नहीं है? ये वही वाली कहानी है कि वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? फ्रेम पर। किस पर? फ्रेम पर। दो अलग अलग फ्रेम से देखोगे तो किसी गिवन फोर्स का वर्क सेम आएगा अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। ओके। इसी में आई थिंक S2 भी थी, सर्कुलर की। सर्कुलर की है ना, ये प्रीवियस क्लास का पेंडिंग था। जल्दी आ जाइए। बातचीत नहीं। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? हाँ, क्या है? क्या एसी बंद हो गया? जाओ चलवा के आओ, जाओ जाओ। यस, S2 क्वेश्चन नंबर, जिसको डाउट हो सिर्फ हैंड रेज कर देना। 3 4 3 4 5। कौन सा 5? फोर्थ भी है, ठीक है। 4 5 6 अब इधर देख लो, वो चला देना भैया सारे, और टेम्परेचर कम कर देना। देखना जरा ध्यान से। अबे वो गरीब, वो इधर देखो, टेम्परेचर कम कर दो। वो दिन भूल गए, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के पड़े थे। टेम्परेचर कम कर दो। देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्स है F, ठीक। ये एंगल है थीटा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये 2 थीटा होगा? ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया? ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? मैथ्स की प्रॉपर्टी है। ये थीटा तो ये एक्सटीरियर एंगल है 2 थीटा। हम यहाँ पर 2 रेडियल लाइन कंसिडर करते हैं, है ना। तो तुम्हें बहुत कंफर्ट चाहिए भाई, है ना। यहाँ लगातार नॉन स्टॉप 5 क्लास चले, लाइट आ रही है जा रही है, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा, हवा है या नहीं पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये जुनून है। यहाँ थोड़ी सी हवा नहीं आया, अरे अरे फिजिक्स समझ आया नहीं आया, हवा बराबर चाहिए इनको। अरे नालायक। थीटा थीटा 2 थीटा। एक बात बताओ मुझे, ठीक है, यहाँ पे क्या मैं फोर्स का ये कंपोनेंट कर सकता हूँ? सेंटर की तरफ कितना होगा और ये वाला कंपोनेंट कितना हो? पक्का? एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूँ F cos थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स है? क्योंकि ये फोर्स कहाँ लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर। बराबर क्या लिखोगे? m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ओमेगा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। सेंटर के अबाउट ये एंगल कितना है? थीटा है 2 थीटा है। तो यहाँ पे जो ओमेगा है उसको d थीटा बाई टी लिखूं या d 2 थीटा बाई dt लिखूं? क्योंकि आपको याद होगा जो आप ओमेगा लेते हैं वो ओमेगा अबाउट क्या होता है? सेंटर। पता है ये बात? ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था O2 में, जिसमें इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा दिया था, मैंने इस पॉइंट के अबाउट निकाला था, याद आ रहा है? तो वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब आप ओमेगा लिखेंगे तो आप लिखेंगे d 2 थीटा बाय dt। क्या ये किसी गरीब भाई बंधु को ये बात समझ आई या नहीं आई? तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर। क्या? ओमेगा स्क्वायर। देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो इसे क्या लिख सकते हैं? d थीटा बाय dt। स्क्वायर करो, क्या लिखोगे? 4 d थीटा बाय dt का स्क्वायर इंटू r। आराम से सोचो देख करके, क्या ये समझ आया नहीं आया? ये है नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर बराबर m ओमेगा स्क्वायर r। ओमेगा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, लेकिन ओमेगा किसके अबाउट होता है? सेंटर के अबाउट। सेंटर के अबाउट रेडियस वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? थीटा या 2 थीटा? हाँ, तो d थीटा लिखोगे या 2 थीटा लिखोगे? ये 2 कांस्टेंट, ओमेगा स्क्वायर किया, ये बाहर आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं f sin थीटा की। एक बात बताओ, f sin थीटा फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? क्या 80 प्रोवाइड कर रहा है?
अगर 80 प्रोवाइड कर रहा है तो उसको क्या m इंटू 80 लिखा जा सकता है। 80 को क्या लिखा जा सकता है, r इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू होगी डी स्क्वायर, थीटा है 2 थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। नहीं आया समझ? क्या ये बात क्लियर है? अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से 2 को बाहर निकाल सकते हैं, 2 तो कांस्टेंट है, 2 कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, थीटा, और 2 को यहां लिख दो। इन दोनों को डिवाइड मार दो, इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। जैसे डिवाइड मारोगे देखो इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। पढ़ो क्वेश्चन, कैसी का रेशियो पूछा है या नहीं पूछा है, यू विल गेट द आंसर। क्या आगे बढ़ा जाए? क्वेश्चन नंबर 6 बताने लायक नहीं है, ठीक है, मुझे शर्म आ रही है कि तुम लोगों से ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बताया जाएगा क्योंकि ऐसा सेम क्वेश्चन हम क्लास नोट्स में कर चुके हैं। दोबारा ट्राई करो। तुम्हें सॉल्यूशन दिए जाते हैं, क्या करते हो उनका, आग लगा दी उनको, या उसमें कचौड़ी समोसे रख के खा रहे हो? तो हार्ड बना लो उसको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें फटाफट सभी लोग। 10 kg, जो लोग नहीं करके आए वो भी पढ़े, है ना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक एक सेकंड की कीमत है जनाब, यू आर पेइंग फॉर ईच एंड एवरी सेकंड। पढ़े क्वेश्चन, पढ़े, टाइम वेस्ट ना करें। ये टेबल है, उस टेबल पे रखे हुए हैं और टेबल ऐसे घूम रही है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं नहीं बोल रहा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। रस्सी है ना, सॉरी स्प्रिंग नहीं है, क्या है, स्ट्रिंग है, ओके, ठीक है। जिसके अबाउट घुमा रहे हैं, m1 इज एट अ डिस्टेंस ऑफ, ये जा पॉइंट O, और जनाब ये जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, 1 to 4, पूरा डिस्टेंस कितना है, 0.3, कितना है, 0.3। तो मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस तो आपको पता चल जाएगा, 0.176। ये थोड़ा टफ है, आराम से घर पे कैलकुलेट करना कैसे आया है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर इसे घुमाया जा रहा है, ओमेगा भी दिया हुआ है, ओमेगा कितना दिया हुआ है, 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये इस रेडियस में घूम रहा है, ये इस रेडियस में घूम रहा है। सबसे फर्स्ट पार्ट पूछें, कैलकुलेट द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन M1। चमत्कार की बात यह है कि यहां तो फ्रिक्शन है, यहां तो फ्रिक्शन है, लेकिन ये वाली सरफेस क्या है, स्मूथ। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे टेंशन फोर्स निकालना है तो मैं इसकी बात करूं या इसकी बात करूं? इसकी बात करने में लोचा है, क्या लोचा है, क्योंकि यहाँ टेंशन भी है और फ्रिक्शन भी है, और फ्रिक्शन पता नहीं कहां लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर तो फ्रिक्शन है ही नहीं, सिर्फ कौन है, टेंशन। तो हम ये जानते हैं यहाँ पे जो भी टेंशन फोर्स होगा, क्या होगा, जो भी टेंशन फोर्स होगा वो टेंशन फोर्स बराबर क्या लिखेंगे, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्या ये बात क्लियर है जनाब? ये आ गया टेंशन फोर्स। अब इसकी बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इस पे यही टेंशन फोर्स इधर लग रहा होगा। फ्रिक्शन के बारे में मान लो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम लोग गरीब हो, क्या हो, गरीब, तो मान लो अंदर लग रहा है, कहां लग रहा है, अंदर। तो क्या लिखोगे, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर क्या लिखोगे, टेंशन प्लस फ्रिक्शन बराबर m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर की वैल्यू कितनी है, क्या लगता है तुम्हें, यहां से टेंशन की वैल्यू यहां पुट कर दोगे, क्या फ्रिक्शन आ जाएगा, इज्जत के साथ विद प्रॉपर डायरेक्शन आएगा, इज्जत के साथ विद प्रॉपर डायरेक्शन आएगा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट पूछा गया है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगुलर स्पीड ऑफ अ टर्नटेबल सो दैट masses विल स्लिप फ्रॉम दिस पोजीशन। क्या तुम्हें म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, देखो आपसे पूछा है कि भाई साहब ये बता दो कि ओमेगा की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि स्लिप कर दें, क्या कर जाए, स्लिप। एक बात बताओ, स्लिपिंग की कंडीशन लगानी है तो इसकी चर्चा करें, इसकी चर्चा करें, उसकी करें जिस पर फ्रिक्शन लग रहा है। तो जब वो कंडीशन, जब जस्ट स्लिप करने वाला होगा, क्या उस समय फ्रिक्शन मैक्सिमम लग रहा होगा, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगेगा, तो अपन बोलेंगे टुवर्ड्स द सेंटर क्या लगेगा, टेंशन प्लस फ्रिक्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ये बराबर क्या लिखोगे,
एन इसकी वैल्यू लिख दोगे m1 इंटू जी बराबर क्या लिखोगे m1 ओमेगा स्क्वायर इंटू r1, r1 की वैल्यू ये रख देना। ठीक है, अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि दो अननोन है, टी भी नहीं पता और ओमेगा भी, लेकिन टी की वैल्यू निकल आएगी क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ बेचारा टी ही है जो इसको घुमा रहा है, तो उसके लिए क्या लिखोगे टी बराबर m ओमेगा स्क्वायर इंटू r2। क्या यहाँ से टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके ओमेगा निकाल पाओगे या नहीं, देखिए आराम से। सी पार्ट को दोबारा से सोचिए। ठीक है, आई थिंक कंप्लीट। और क्या था, फटाफट फटाफट भाई डिस्कशन फटाफट करके आ रहे हो ना तुम लोग, रगड़ दूंगा बेटा, किसी दिन आ गया ना पीछे एक एक की कॉपी चेक करूंगा, याद रखना तुम। ठंड ठंड जेई एडवांस में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए हैं एक्चुअली, उसमें क्या है कि थोड़ा सा WP के कॉन्सेप्ट्स का भी यूज हो रहा है एक दो क्वेश्चंस में, तो इसलिए छोड़ रखा है। जैसे मैं WP पढ़ा दूंगा थोड़ा सा आगे, मैं वो क्वेश्चंस भी क्या कर दूंगा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कितने दिए थे इसमें 1 से 10, 15 या 10, 10 दिए थे। ठीक है, चलो पहले 5 तो किसी को बताऊंगा ही नहीं, पहले 5 तो किसी को नहीं बताए जाएंगे, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे कहीं एक टर्म आ रहा है एवरेज पावर, छोड़ देना उसको, क्या कर देना छोड़ देना, जब पढ़ाऊंगा तब कर लेना। ठीक है, अच्छा पहले ही छोड़ दिया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। 6 7 8 आज हो जाएगा, आज पढ़ा दूंगा। ये वेरिएबल फोर्स है, कौन सा फोर्स है, मैंने आपको कांस्टेंट फोर्स का वर्क बताया, वेरिएबल फोर्स का वर्क नहीं बताया, लेकिन निकालने का होना फिर भी चाहिए था। नहीं पढ़ाऊं तो क्या करोगे, नहीं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जेई में जो आपके थोड़ा सा सिलेबस से पार्ट होते हैं। क्या आपको ये एक्सप्रेशन याद है F.ds, शुरुआत ही यहीं से करी थी। जब मैंने वर्क स्टार्ट किया था तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखा था या नहीं लिखा था, फिर फोर्स कांस्टेंट था तो F को कहां निकाल लिया था बाहर, वही कहानी है। यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो क्या है A प्लस बी एक्स, यहाँ पे क्या लिखोगे dx, इंटीग्रेट करना है, x की लिमिट कहां से कहां 0 से d। मैंने सुना इंटीग्रेशन तुम्हारा बहुत स्ट्रांग था, सारे क्वेश्चन देखते बन जाते थे, तो क्या तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना आता है। तो यहाँ पे देखो a तो कांस्टेंट है, ये हो जाएगा ax प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 9 9 10 10th कौन सा पार्ट, चलो देखो 10th बता दे रहे हैं, किसी से हुआ, काफी कम लोगों से हुआ है भाई। देखो तुम लोग डाउट पूछा करो, ये तुम्हारा राइट है, बताना या नहीं बताना है वो तो मैं डिसाइड करूंगा, नहीं ऑब्वियस सी बात है ना। तुम्हारा, तुम्हें अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तुम हर क्वेश्चन में डाउट पूछा करो। हाँ मुझे ऐसा लगेगा कि ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, या मुझे ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तुमसे होना चाहिए था, तुमने शायद नोट्स नहीं पढ़े, तो हो सकता है कि मैं ना बताऊं, है ना। अदरवाइज अगर जेन्युइन डाउट होगा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा, मैं इग्नोर नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हक है भाई, फ्री में थोड़ा ना पढ़ रहे हो, पैसे दिए हो और थोड़ा बहुत नहीं बहुत दिए हो, है ना। अगर तुम्हें लग रहा हो थोड़ा बहुत तो अपने माँ बाप से पूछ लेना, वो बता देंगे तुम्हें, है ना। और तुम्हें आइडिया नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ कि लगभग एक क्लास के लिए तुम कितना पे करते हो, कैलकुलेट किए हो कभी, घर पे जाके कैलकुलेट करके आना, ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। ठीक है, हाउ मच आर यू पेइंग फॉर अटेंडिंग ओनली 1 क्लास इन अ डे। ठीक है, ठीक है, लगभग एक क्लास के आप 400 to 300 रुपीज पे करते हैं, समझ रहे हो। 400 रुपए मिल जाए ना तुम्हें, ऐस कट जाएगी तुम्हारी। ठीक है, सोचिएगा आराम से घर जा करके, टफ क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का है। देखो भाई, ये क्वेश्चन देख करके कितने लोगों ने छोड़ दिया था, बताएंगे थोड़ी। यहाँ पे क्या है, ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ये वाली सरफेस भी क्या है और ये वाली भी क्या है, रफ है। ऐसा मुझे पता नहीं है, क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं। मान लो इस पे फोर्स आगे क्या लगाया F, इसका एक्सेलरेशन उन्होंने दे दिया है, उन्होंने आधा काम कर दिया। वो चाहते नहीं है कि तुम मेहनत करो क्योंकि वो जानते हैं तुम खुद गरीब हो,
ठीक है, उन्होंने एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी बता दी आपको कितनी, F/2 अपॉन m प्लस m। क्या बात समझ आ रही है? एक बात बताओ, अगर ये दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं, क्या इस पूरे को मैं अपना सिस्टम मान सकता हूं? यहाँ पीछे क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। मैंने सुना आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक बात बताना, F माइनस फ्रिक्शन बराबर m क्या लिखोगे? इनटू a। क्या a की वैल्यू दी हुई है क्या? अच्छी वैल्यू आएगी कटवट के, F/2 कितनी आएगी? F/2। देखो ध्यान से देखो, आ रही है नहीं आ रही है? पक्का? ठीक है भाई, तो देखो यहाँ पे यही पूछा गया था फर्स्ट पार्ट में। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बिगर ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक बात बता, फ्रिक्शन आ गया, काइनेटिक लग रहा है, लेकिन इस फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? म्यू इनटू नॉर्मल। और यहाँ पे नॉर्मल कितना होगा? क्या यहां से आ जाएगा? ए पार्ट। कौन सा पार्ट? ए पार्ट। नाउ कम टू द बी पार्ट। कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट में पूछा है फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। ऊपर वाले को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन ही चला रहा है, फ्रिक्शन की वजह से ही चल रहा है। तो हम ये बोलेंगे कि ऊपर वाले ब्लॉक पे जो भी फ्रिक्शन लग रहा होगा, सपोज उसको F1 बोल दूं, वो बराबर क्या लिखूंगा? इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन दिया हुआ है? क्यों भी लिखते क्यों नहीं है तुम लोग? अच्छा, सी पार्ट, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द स्मॉलर ब्लॉक। इस फोर्स का वर्क डन निकालना है। क्या निकाल पाओगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है भाई? चलिए, अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स लिखा हुआ। हाँ, नेगेटिव होना चाहिए। क्या? सेवंथ में जो हाथ से फ्रिक्शन लगेगा वो, जैसे ये है, ये डस्टर है, इसको यूं रख दिया, ठीक है, सिर्फ इसको देखो। किसको? इसको देखो, बातचीत नहीं, बिल्कुल उठा के बाहर पीछे नाले में। ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है। कौन लेके जा रहा है? मैं। यार थोड़ा एटीट्यूड तो दिखाओ फिजिक्स वाला। कौन लेके जा रहा है? आप। अबे मैं। कौन लेके जा रहा है मतलब फोर्स? आप लेके जा रहे हैं सर। ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा। इस पे कौन सा फोर्स जिम्मेदार है जो इसको एक्सेलरेट कर रहा है? आगे की तरफ इस पे कौन लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। तो उस फ्रिक्शन का वर्क हो रहा है, ठीक है। आप लेके जा रहे हैं। तो मैं भी ले जाता हूँ, रुको अभी। चलो भाई, निकाल लो फटाफट। क्या कोई होमवर्क दिया था क्या? क्वेश्चन? देखिए भाई, आप में से लगभग काफी सभी लोगों के पास मेरा कांटेक्ट नंबर है ना? अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन उस कांटेक्ट नंबर को अपना पर्सनल नंबर ना बनाए, है ना? एक्चुअली मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अननेसेसरी, जो कि मुझे लगता है कि बिना वो मैसेज किए भी शायद जीवन पे कोई फर्क ना पड़े, फिर भी वो अननेसेसरी मुझे मैसेज किए जाते रहते हैं। और मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मैं उन मैसेज का क्या कर पाऊं? रिप्लाई कर पाऊं, ठीक है, क्योंकि तुम तो ढलू आओ, तुम्हारे पास तो कोई काम धाम है ही नहीं। लेकिन और मेरे पास भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे सिर्फ TMP1 को पढ़ाना है ना? ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मुझे एक बैच पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे पता नहीं कितने चल रहे हैं, ठीक है। लीडर चल रहा है, एंथ्यूज चल रहा है, ठीक है। तो क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, ऊपर से उसके बाद रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी चल रही हैं, ठीक है, डिजिटल की।
तो क्या होता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं आपके इंडिविजुअल हर मैसेज को पढूं, और काफी सारे मैसेज तो ऐसे होते हैं कि मुझे लगता है अगर ना भी करें तो शायद जीवन पर घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़े, लेकिन फिर भी करते हैं। हो सकता है शायद अच्छा लगता होगा। लेकिन अब चलो ठीक है, आपने कर दिया। अब होता क्या है कि मैं नहीं देख पाता, और देख लेता हूं तो रिप्लाई नहीं दे पाता। ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर क्लास में एंटर हुआ, मैंने देख लिया, देख तो लिया, इतना वक्त थोड़ी है कि वहां पे बाद में पढ़ाऊंगा रिप्लाई कर दूं। ऑब्वियस। फिर उसमें एटीट्यूड, अनसीन कर दिया मैसेज, कब करोगे रिप्लाई? अलग एटीट्यूड भाई, गजब एटीट्यूड है ना। प्लीज सर रिप्लाई तो कर दिया करो। सुबह भेज देंगे, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं अगर कुछ होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के अननेसेसरी मैसेज, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से मिलें, बताएं, लेकिन अननेसेसरी ना भेजें। उससे क्या होता है, लॉस ये होता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मैसेज है, जो सच में सीन करने होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो एक स्टूडेंट के ही हो, किसी और के भी हो सकते हैं, लेकिन वो सारे मैसेज क्या हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियस सी बात है, मैं जैसे ही ओपन करता हूँ वो मैसेज तो नीचे चला गया। अब ऊपर वाले देखते देखते टाइम खत्म हो जाता है, इतना वक्त मिलता नहीं है, मुश्किल से 15-20 मिनट का वक्त मिलता है, उसमें देखता हूँ उतने में टाइम ओवर हो जाता है। तो मत किया करो, है ना, ठीक है, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं भी करोगे तो भी जीवन तुम्हारा बढ़िया चलेगा, ठीक है, जब तक तुम्हें ना लगे कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है। कॉल तो भाई किया ही मत करो, मैं पहले ही बता। अब कुछ टाइम होता है यार, ठीक है, रात को कॉल कर 12:30, सर जग रहे थे क्या? ना भाई, नागिन डांस कर रहे हैं, आजा तू भी कर ले। क्या भाई, गजब है? मतलब कोई ना टाइम ना कुछ, है ना। अब होता क्या है कि जब इतनी रात को किसी का कॉल आता है, तो ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल फील है, ऐसा लगता है देयर इज समथिंग दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, शायद बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि फैमिली वाले कभी कॉल नहीं करते इस टाइम पर, और अगर कभी कॉल आया तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आता है कि यहाँ कोई अर्जेंसी रही होगी। और अगर उठा लो कॉल, उठा ही लेता हूं जब लगता है या डर लगता है, पता नहीं भाई कहां फंस गए होंगे, मजदार में, नाले में कहीं फंसे पड़े हो। और कॉल उठा लो, सर वो एससीबी में जो क्वेश्चन आपने दिया, ओएमजी, सर वो क्या टॉपिक आपने पढ़ाया था क्या? अब समझ नहीं आता, मन तो करता अगर ये सामने हो ना भाई। तो प्लीज यार, इतने समझदार हो आप लोग, ठीक है, हम लोग तो पढ़ा करते थे जब ऐसे नंबर वंबर तो हमें कभी मिला नहीं करते थे। तुम्हारी अच्छी बात है, नंबर तुम्हें इसलिए दिया गया है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ठीक है, आप उसका ये यूज करें। अगर आप अननेसेसरी यूज करेंगे तो क्या होगा कि जब इंपॉर्टेंट मैसेज भी आएगा ना, तो वो भी मैं रीड नहीं करूंगा, और फिर उन इंपॉर्टेंट मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। तो मत किया करो, सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मत पढ़ो यार, मत पढ़ो ना यार। ठीक है, अब क्या चाह रहे हो कि सर से क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि तुम्हारी टिकट करा दें, हैं मूवी की टिकट करा दे, तुम्हारे साथ मॉल मूवी देखने जाए, अगर नहीं कर रहा तुम्हारा मन तो। चलिए, तो उस दिन हम बात कर रहे थे, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, किसकी बात कर रहे थे? हमने देखा कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर, या फिर डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट पे जो फोर्स के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स के डायरेक्शन में। क्या मैं इसी बात को ऐसे बोल सकता हूं कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पाथ पे डिपेंड? आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक दुनिया के किसी भी पाथ से जाएं, क्या वर्क डन हमेशा सेम आएगा? कांस्टेंट फोर्स में एक बहुत अच्छा जीता जागता एग्जांपल, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करने जा रहे हैं वर्क डन बाय mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहां लगता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां पर? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देखना एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कि मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा, यहां से मैंने एक ब्लॉक को रिलीज किया, ये है उसकी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन को मैं आई से रिप्रेजेंट करूंगा आज के बाद, और फाइनल पोजीशन को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एफ से। आई और एफ बनाओ तो समझ जाना, आई फॉर आइसक्रीम,
नहीं, I फॉर इनिशियल और F फॉर फाइनल। ठीक है, ये ब्लॉक स्लाइड करते हुए यहां से यहां पहुंचा है। ठीक है, बस मुझे इतना दिया हुआ है और ये बताया गया ये जो सेपरेशन है ये कितना है, h। मुझसे बोला गया कि ये बताओ कि ग्रेविटी का कितना वर्क होगा। क्या पूछा गया, वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखना सभी को आता है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, मैं लिख करके बता रहा हूं। देखिएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखना है तो आज के बाद क्या करना, इनिशियल पोजीशन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। कहां पे ड्रॉ करो, इनिशियल पोजीशन, और वर्टिकल पोजीशन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो। ठीक, क्या mg हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा? तो ये ब्लॉक कहीं भी पहुंच जाए, क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो mg के डायरेक्शन में हो, देखना है या नहीं देखना? जब ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचा तो एक बात बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन का मतलब वाई डायरेक्शन में, इसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हुआ। तो ग्रेविटी का जब भी वर्क कैलकुलेट करना है, मुझे पाथ से कोई लेना देना नहीं है। मैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा और उन हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का सेपरेशन निकालूंगा। जैसे कि यहां तो दिया है, यहां तो दिया है h, और सीधे mg को इज्जत के साथ किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, h। अगर ब्लॉक नीचे आया है तो ये वर्क पॉजिटिव होगा, अगर ब्लॉक नीचे आया तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होगा, और अगर ब्लॉक ऊपर गया तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा। दैट्स ऑल। इसके अलावा तुम्हें किसी भी फालतू के ताम झाम में फंसने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, समझ आ गया? आज के बाद ग्रेविटी का जब भी वर्क देखना है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ब्लॉक का वाई डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, वाई। वाई डायरेक्शन को क्या मैं बोल सकता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसके अलावा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ये बात मैंने आपको बता दी, आगे मैं आपके सवाल लिखते जा रहा हूं, आप बताते जाइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। नहीं नहीं, मुंह नहीं खोलना, बस लिख, बस लिखना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, आंसर लिखते जाना, होते जा रहे होंगे, बस करते जाओ। क्या हो गया, क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 कितने लोग सॉल्व कर चुके हैं? क्या बताओ, क्या मुझे इस बात से मतलब है किस पहाड़ से नीचे गया, किस पहाड़ से ऊपर गया, इस पहाड़ पे फ्रिक्शन है या नहीं, क्या इस बात से कोई लेना देना है? इसे यहां से यहां तक जाने में कितना वक्त लगा, क्या इससे कोई लेना देना है? किससे लेना देना है? वाई डायरेक्शन में ये है इनिशियल पोजीशन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है फाइनल पोजीशन। एक बात बताओ, वाई डायरेक्शन में कितना नीचे आया, 3 मीटर, क्या काम खत्म हो गया?
वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिख दूंगा, mgh, खत्म। क्या कोई दिक्कत? ये क्या आ रहा है इसमें, mgl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, किसका आ रहा है? ओके वंडरफुल। कितने लोगों का mgl कॉस थीटा आ रहा है? ठीक है। देखो एक बात बताओ, क्या ये इनिशियल पोजीशन है? अरे है या नहीं है? एक बात बताना, अगर ये इनिशियल पोजीशन है और ये रही फाइनल पोजीशन, तो कितना नीचे आया, कितना डिस्टेंस नीचे आया? तो हमें बेसिकली ये पता चल जाएगा, काम बन जाएगा। एक बात बताना, ये लेंथ कितनी है? L। अगर ये लेंथ L है तो क्या तुम ये लेंथ बता सकते हो? मैथ्स के स्टूडेंट हो, बताओ ये एंगल 90, तो ये L है, तो ये कितना होगा? L cos थीटा। जनाब ये लेंथ L cos थीटा, टोटल लेंथ कितनी है? L। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? L माइनस L cos थीटा। ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव? ऊपर गया है नीचे गया है? ऊपर या नीचे? ये समझ आया कि नहीं आया? देखो ये L, तो ये जल्दी बताओ कितना? L cos थीटा। टोटल लेंथ कितनी है ये? L। ये टोटल लेंथ कितनी है? L है। तो यहां पर हम ग्रेविटी का वर्क क्या लिख देंगे, mg l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या है मैं आपको बता देता हूं, नहीं है तभी तो अलग अलग दिए हैं। यहाँ h लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आ। ये ऐसे यहां से स्लाइड करते आता है यहां तक, ये इनिशियल पोजीशन, ये क्या है, फाइनल। ठीक है, जिस हाइट से रिलीज किया गया वो ग्राउंड से कितनी है, h। ये है फाइनल पोजीशन जहां तक हमें वर्क पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, वर्क। इस समय ये रेडियस, ये सर्कुलर आर्क है। कौन सा आर्क है, सर्कुलर आर्क, जिसका रेडियस कितना है, आर। इस पोजीशन पे इसका जो रेडियस वेक्टर है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। बताओ, सोच लो आराम से। क्या सॉल्व हो गया? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा यहां पर, कितना नीचे आया, h, लेकिन ऊपर कितना गया है, ये r प्लस ये वाला डिस्टेंस। क्या ये समझ आ रहा है, ये भी r होगा, तो डिस्टेंस कितना है, r cos थीटा। तो एक बात बताओ, नीचे कितना आया, h, ऊपर कितना गया, r प्लस r cos थीटा, तो नेट नीचे कितना आया, h माइनस r इंटू 1 प्लस cos थीटा। क्या ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है? इसको आगे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, mg से। क्या तुम्हारे पास ग्रेविटी का वर्क आ जाएगा? क्या दुनिया में आज के बाद किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? लास्ट क्वेश्चन इस पर। लेंथ L, इस पे एक फोर्स लग रहा है F0, जो कि हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा क्या है, कांस्टेंट। ठीक, ये फोर्स हमेशा कैसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यहां से इसको लेके गए यहां पर, ये है इसकी इनिशियल पोजीशन और ये है इसकी फाइनल पोजीशन। क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, इसका मास m मान लो, तो इस पे mg भी लग रहा है। क्या लग रहा है, mg। आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय F0 और वर्क डन बाय mg कितना होगा, बताओ फटाफट। F0 का वर्क बता दो और mg का वर्क बता दो, लिख लो फटाफट। हो गया क्या, कितने लोगों का हो गया?
पीछे वाली जनता, हे क्या कर रहे हो भाई? हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ, मास्क वाले भैया, सेकंड रो थर्ड, सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? बताओ आंसर क्या आ रहा है? हाँ, एफ नॉट का वर्क कितना आ रहा है? सर अभी तो हम वहीं पर हैं, यहाँ तो पहुंचे ही नहीं है, वहीं अटके हुए हैं। बताओ बताओ कितना आ रहा है, किस बैच में हो? बताओ आंसर बताओ इसका, कितने लोग कर चुके हैं? ओके भाई, जिसको नहीं करना उसकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। देखो ये फोर्स एफ नॉट क्या हमेशा हॉरिजॉन्टल लग रहा है? तो मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन में सिर्फ क्या देखना है, पाथ या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट? एक बात बताओ, ये एल है, क्या आपको समझ में आ रहा है ये डिस्टेंस कितना होगा? एल साइन थीटा, क्या ये बात क्लियर है जनाब? और बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? एल कॉस थीटा। एक बात बताओ, जब ये यहां से यहां पहुंचा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? एल साइन थीटा। क्या एफ नॉट का वर्क सिर्फ इस पर डिपेंड करेगा? क्या पाथ से कोई लेना देना? जब भी किसी कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैलकुलेट करते हैं, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखता हूं कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? क्या एफ नॉट हॉरिजॉन्टल है? तो यहां से यहां पहुंचने में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एफ नॉट का वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव? तो जल्दी से बताना आप क्या लिखोगे, एफ नॉट इंटू एल साइन थीटा। अब आते हैं एमजी पर, ये तो उसका ही उल्टा है, ये जो किया था उसका उल्टा आया नहीं है, लेकिन इस बार नीचे आया है ऊपर गया है? ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है? एल माइनस एल कॉस थीटा। क्या ये बात समझ आ रही है? आगे लगा दो एम जी, लेकिन इज्जत के साथ माइनस। अरे माइनस का ही लगाए बे, क्योंकि एम जी लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट है ऊपर। क्या फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है जनाब? तो वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव? क्या कांस्टेंट फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना जीवन का सबसे आसान काम है या नहीं है? क्या आज के बाद तुम्हारे पास कभी भी mg या एफ नॉट नाम के कोई कांस्टेंट फोर्स आ जाए तो क्या तुम्हारे लिए कोई रॉकेट साइंस है? तो छोड़ दोगे या फोड़ दोगे? तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट, वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। देखिए, वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा फोर्स जिसका या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, या डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, या फिर दोनों चेंज हो रहा हो। अगर आपको ऐसा कोई फोर्स दिया हुआ है तो उसका वर्क किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे? एक बात बताओ, मान लेते हैं जो वेरिएबल फोर्स है वो ये है, क्या है? एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। ऐसा करो, नोट करना शुरू करो, समझाऊंगा बाद में, ठीक है?
यस, प्रतिहारी कह रहे हैं कि सर आपने मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं किया है। बेटा यस, आज मैसेज कर देना, सॉरी फॉर दिस, मैं शायद आपका मैसेज नहीं देख पाया हूँ। ठीक है, आज ऐड कर दूंगा। ओके बेटा। देखिएगा, छाप लियो। आप समझना है, कोई भी लिखता हुआ नहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इसलिए पहले लिखवा दिया, क्योंकि मुझे पता है आधे लोग तो। वेरिएबल फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जो बदल रहा है। वो बदल कैसे भी सकता है ना। मतलब समय के साथ बदल सकता है, पोजीशन के साथ बदल सकता है। ठीक है, मान लो वो फोर्स ये है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप। ये उसके एक्स वाई और जेड कंपोनेंट है। कौन से कंपोनेंट है? एक्स वाई और जेड कंपोनेंट्स हैं। मान लो अगर कोई पार्टिकल जिस पे ये फोर्स लग रहा है वो इस पोजीशन पर है, क्या उसका ये पोजीशन वेक्टर होगा? तो अगर मुझे वेरिएबल फोर्स का वर्क कैलकुलेट करना है, तो सपोज मैंने उसे थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? थोड़ा सा। अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा, तो एक बात बताना मुझे कि एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट में आने वाला चेंज थोड़ा होगा या बहुत ज्यादा होगा? थोड़ा होगा। क्या इसमें जो चेंज आया, अगर मैं डेल्टा आर लिखना चाहता हूं, क्या डेल्टा आर को डी आर लिख सकता हूं? ये डी आर क्या है? चेंज इन पोजिशन वेक्टर। उसको लिखा जा सकता है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। ये क्या है? एक्स वाई जेड। ये क्या है? चेंज है। क्या है? चेंज। तो बहुत छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो वर्क हुआ, वो भी वर्क छोटा ही होगा। अरे होगा या नहीं होगा? उसको क्या लिखा जा सकता है? एफ डॉट डी आर। क्या डी आर का डॉट एफ के साथ आपको करना आता है? मैंने सुना है डॉट तुम्हारा बहुत स्ट्रांग है। आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का, क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई और एफ जेड डी जेड। ये वर्क है फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब जनाब आपसे सवाल में ये बोला गया कि पार्टिकल सपोज इनिशियली इस पॉइंट पे था, ये है उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स। क्या है? इनिशियल कोऑर्डिनेट। और यहां से डिस्प्लेस करके यहां ले गए और ये है उसके फाइनल कोऑर्डिनेट। तो मुझसे बोला जा रहा है कि जब यहां से यहां डिस्प्लेस किया, इस दौरान इस फोर्स का टोटल वर्क क्या हुआ? क्या मेरे पास जो ये एक्सप्रेशन आया, क्या इसको इंटीग्रेट कर दूं क्या? लेकिन याद रखना, इज्जत की बात है, जब आप एक्स कंपोनेंट को इंटीग्रेट करें तो यहाँ पे लिमिट भी किसकी होनी चाहिए? एक्स की। नीचे आएगी इनिशियल और ऊपर क्या आएगी? फाइनल लिमिट। याद रखना, नीचे क्या आएगा? इनिशियल पोजीशन, ऊपर क्या आएगा? फाइनल पोजीशन। एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई को वाई के रिस्पेक्ट में और जेड को जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो और इन सबको सिंपली क्या कर दो? ऐड कर दो। ये सिंपल एडिशन है या वेक्टर एडिशन है? सिंपल एडिशन है यार। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्या इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाओगे? आपको लग रहा होगा क्या सर इसको हम याद करें? याद कर क्या करना है? लॉजिक है। क्या है? लॉजिक है। अगर लॉजिक याद है तो आपसे सवाल तुरंत हो जाएगा। एक सस्ता सा सवाल करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपको जो फोर्स दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 2yj कैप प्लस 3z स्क्वायर के कैप। ये एक फोर्स है। क्या ये कांस्टेंट फोर्स है क्या? ये पता कैसे चला? जरा आप ध्यान से देखना, क्या ये y और z पे डिपेंड कर रहा है? जैसे जैसे y और z चेंज होते जाएंगे, क्या ये फोर्स लगातार चेंज हो रहा होगा? वंडरफुल। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है किसी बॉडी के ऊपर और उस बॉडी को हमने डिस्प्लेस किया। क्या किया? डिस्प्लेस किया 1,2,1 से। कहां लेके गए? 2,3,0। समय शुरू होता है 1 मिनट।
6 30 सेकेंड टिक। कितने लोगों का 6 आ गया है? बचे हुए निकाल लो, नहीं आ रहा तो प्लस माइनस कर लो, बस 6 ले आओ। कितना ले आओ? 6। इंटीग्रेशन तो बहुत टफ लगता होगा ना, जुलूस निकालूंगा बेटा, आज दशहरा भी है कुछ दिन बाद, राक्षसों का नाश तो करना ही है। ये 2 है, 2, ये जेड नहीं है, क्या है ये? 2। क्या इसको क्या समझ लियो? अच्छा, जेड ऐसा बना हुआ बीच में भी। कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। पीछे वाली जनता कितने लोगों से हो गया है? ओके वंडरफुल, समय समाप्त। समय समाप्त। इतना समय है नहीं भाई। मैं क्या करता हूं देखना ध्यान से, वक्त में लिखना है इज्जत के साथ। एक्स कंपोनेंट कितना है? 2 dx। वाई कंपोनेंट कितना है? 2 y dy। क्या सही लिख रहा हूं क्या? z कंपोनेंट कितना? 3 z स्क्वायर dz। क्या यहां तक किसी को तकलीफ? अब क्या करना, लिमिट लगानी। लिमिट लगाते समय बी केयरफुल। लोअर लिमिट इनिशियल, क्या ये इनिशियल कोऑर्डिनेट है? तो यहाँ पे x की इनिशियल लिमिट क्या लगेगी? 1। x की फाइनल लिमिट क्या लगेगी? 2। नहीं आया समझ? अब देखो y का इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है? अरे हाँ या ना बोले यार, मर गए हो क्या? तो बताओ कितना है ये? 2। फाइनल कितना है? 3। z पे आ जाओ, इनिशियल कितना है, फाइनल कितना है? 0। अब इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करना थोड़ा टफ है आपके लिए। 2 इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा? x, और x का इंटीग्रेशन को क्या लिख दोगे? 2 माइनस 1 प्लस 2। y का इंटीग्रेशन क्या होगा? y स्क्वायर बाय 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो बनेगा क्या? y स्क्वायर। अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2। मुझे भी नहीं आता, मैं याद करके आया हूं, तुम्हें तो आता है ना? ठीक है, खुश हो गए। 3 जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? लिख देता हूं, नहीं तो कहेंगे सर स्टेप स्किप कर देते हैं। देखो इज्जत के साथ, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाई 3, 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल, 0 1। क्या सॉल्व हो पाएगा? यहां से सॉल्व करने पे ये वैल्यू कितनी आती है? 6 जूल। अब यहाँ पे बतेरो सवाल बनाए जा सकते हैं, कैसे? चेंज करते जाओ। अब यहाँ 2 लिखा है, अगली बार लिख दो 2x स्क्वायर। क्या लिख दो? 2x स्क्वायर। यहाँ 2y लिखा हुआ है, इसको बना दो 2y क्यूब। इसको 3z स्क्वायर की जगह कुछ और लिख दो। क्या इस तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पे भतेरो सवाल बन सकते हैं या नहीं बन सकते? क्या तुम सॉल्व कर पाओगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक स्क्वायर है 1/1 का, ठीक? दिखाई दे रहा है क्या? बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर इसको बोला ए पाथ। क्या बोला? ए पाथ। हमें यहां से पॉइंट ओ से पॉइंट यहां तक पहुंचना है, तो लोगों को जाने के अलग अलग रास्ते हैं। एक इंसान ऐसे जा सकता है, टुई टुई, लेकिन एक ने कहा ऐसे नहीं जाएंगे भाई, दूसरे ने सोचा हम ऐसे जाएंगे। हमने कहा कैसे भी चले जाओ। ये जो पाथ है, ये पाथ कौन सा है तुम्हारा? बी पाथ, ठीक है। इस पाथ से गए, इस दौरान एक फोर्स लग रहा था, उस फोर्स की वैल्यू थी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्या थी? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आपको यह बताना है कि ए पाथ में इस फोर्स का वर्क कितना होगा, और बी पाथ में इस फोर्स का वर्क कितना होगा।
1 जूल। अच्छा, देखिएगा, मेरी मदद करिएगा, ठीक है। सब लोग यहाँ ध्यान से देखें। अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आ जाते हैं तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखें, ठीक है। इस मोशन को ब्रेक करो। क्या करो? ब्रेक। जैसे मान लो ये रहा पॉइंट ओ, इसको मैंने बोल दिया क्या? बी। क्या बोल दिया इसको? बी। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मैं इस पाथ से जाना चाह रहा हूं तो वर्क डन इन ओबी कितना होगा? मैंने क्या पूछा जनाब? अरे बोलो भाई, समझ आ रहा है? तो देखो यहां पे ओ से बी में, जरा इस फोर्स को ध्यान से देखना। क्या ये फोर्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है? जब मैं इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा हूं तो कुछ जीरो है। जब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा हूं क्या वाई हमेशा जीरो है? क्या सिर्फ यही जिंदा रहेगा? ये तो क्या हो जाएगा? खत्म। तो ओबी के अलोंग तो फोर्स कितना होगा? एक्स। कितना होगा? एक्स। तो देखना, इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, एक्स डीएक्स। क्या समझ में आया? कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? 0 से 1। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स स्क्वायर बाय 2। कितना आ गया वर्क? हाफ जूल। ये तो ओबी का है। किसका है? ओबी का। अब आ जाते हैं एबी में। एक बात बता दो मुझे, ए से बी में तुम इस फोर्स की वैल्यू को क्या लिखोगे? क्या तुम्हारा जब बी से ए जा रहे हो, क्या एक्स हमेशा कांस्टेंट है? क्या है एक्स हमेशा? क्या हमेशा बी से ए जाते समय क्या कभी एक्स चेंज हुआ है? बताओ, एक्स क्या है हमेशा? सिर्फ कौन चेंज हो रहा है? तो बताना फोर्स क्या होगा इस समय पे। पहले तो फोर्स ही लिखवा देता हूं तुमसे, गरीब हो यहाँ पे। एफ ए बी लिख लो। बताओ एफ ए बी क्या लिखोगे? आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि वाई तो लगातार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या अगर तुमसे पूछा जाए इस फोर्स का वर्क कैलकुलेट करो, क्या करना आता है? अभी तो किया था, बताना कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको अलग से इंटीग्रेट करोगे। क्या लिखोगे? dx प्लस इसको क्या लिखोगे? y इंटू डी वाई। नहीं आया समझ? लिमिट लगाओ x की। x की लिमिट लगाओ यहां से 1 से 1, 1 से 1। तो ये तो क्या हो गया? 0। ये तो क्या हो गया? 0। बचा कौन? ये। इसकी लिमिट, y की लिमिट बताओ कितना आएगा? ये हाफ। हाफ जूल। इंटरेस्टिंग बात ये है, सिंपल सा लॉजिक से अगर देखो, जब आप ओ से बी जा रहे हैं तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा, ये वाला कंपोनेंट वर्क नहीं करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है तो फोर्स का वही कंपोनेंट वर्क करेगा जो उसके अलोंग है। और जब आप बी से ए जा रहे हैं, कहां से कहां जा रहे हैं? बी से ए, तो कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा? वाई करेगा, ये वाला नहीं करेगा। तो यहां से जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये भी हाफ जूल आ जाता है। तो हम कह सकते हैं जो टोटल वर्क होगा पाथ ए में वो कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2, एंड दिस इज व्हाट? 1 जूल। किस तरीके से? हाँ, हमेशा नहीं आएगा, ठीक है। इस फोर्स की कुछ खास बात है जो आगे जाकर के तुम्हें समझ आएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। इस फोर्स का जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसलिए तुम बी पार्ट का भी आंसर निकालोगे तो यही आएगा। निकाल के देखो इस पार्ट का आंसर, उसमें भी क्या आएगा? यही आए, ठीक है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हर केस में जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन सही तरीका यही है, ठीक है। किसी को समझ आया कि नहीं आया? तो लिख लेना भाई, इसका आंसर भी कितना होगा? हाफ, सॉरी हाफ नहीं, कितना? 1 जूल। और नीचे वाले का भी कितना होगा? 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा फटाफट। A particle moves along the x-axis. A particle moves along the x-axis as x equals to t square plus 1. As x equals to t square plus t कर लेना, सॉरी, t square plus t। जो x कोऑर्डिनेट है वो इस तरीके से चेंज हो रहा है, कैसे? t square plus t। Find the work done by the force. Find the work done by the force t square I cap,
t square I cap in 2 seconds. In 2 seconds. Find the work done by the force in 2 seconds. चलिए समय शुरू. एक बात बताना मुझे, देखिएगा सभी लोग. 72. कितने लोगों का 72 आ गया है? गलत है. जिन लोगों का 72 आ रहा है वो लोग हैं जिन्हें बस इंटीग्रेट करना आता है. वो देखते ही नहीं है कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा गया है. एक बात बताओ मुझे, क्या हमने क्या आएगा? fx dx. क्या यही आएगा? fx की वैल्यू कितनी है? टी स्क्वायर. और यहां पे क्या है? dx. तो लोगों ने क्या किया? इसी को इंटीग्रेट मार दिया, टी स्क्वायर को. जनाब यहां t है और d के पीछे क्या है? x है. आप इस तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर सकते. ये एक बेसिक मैथ्स है. मैथ्स क्या है? अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता, क्या होता? एक्स स्क्वायर. तो इंटीग्रेट करके क्या लिख देते? एक्स क्यूब बाय 3. लेकिन ये एक्स का फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है, और डी के पीछे पोजीशन का फंक्शन है. तो क्या आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. या तो आप टाइम को एक्स के टर्म्स में लिखो या फिर एक्स को टाइम के टर्म्स में लिखो, तब जाकर के आप क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हमें तो बस इतना याद रहता है इंटीग्रेट करना है. ये वही वाला क्वेश्चन हो गया जैसे कि बचपन में तुमसे पूछा गया था कि बेटा y बराबर टी स्क्वायर दिया हुआ है और ये बता दो कि dy बाई डी एक्स क्या होगा. तो हमने बोल दिया था 2t. और आज तक सोच रहे हैं कि गलत क्यों था. पीछे वाले अभी भी सोच रहे हैं. सही तो किया है. क्या आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू 2t लिख सकते हो? क्या नहीं लिख सकते. ये जो आपने वैल्यू लिखी है ये तो किसकी है? dy बाय dt की वैल्यू. जो गलती वहां करी थी वो गलती आज फिर कर दी. सर ने बोला इंटीग्रेट कर दो, वर्क डन पूछा है. इंटीग्रेट क्या करना है, क्या है? वो तो गया तेल लेने. क्या आप इसको अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं? पहले बताओ दिक्कत समझ में आई या नहीं आई? अभी आपको दिखाई दे रहा है भैया डी के आगे टाइम का फंक्शन है, डी के पीछे पोजीशन का फंक्शन है. क्या ये दोनों फंक्शन सेम है, अलग अलग है? तो क्या करें? क्या इसके अलावा मुझे और कोई इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या? ये दी हुई है. एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? टी स्क्वायर प्लस टी. एक बात बताना, एक्स बराबर लिखा हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी. क्या मैं यहाँ पे dx बाई dt की वैल्यू लिख सकता हूं? क्या मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं या नहीं? अरे हाँ या ना? तो बताओ जनाब क्या लिखोगे डिफरेंशिएट करके? तो जरा ध्यान से देखना, यहां से dx की वैल्यू मुझे लग रहा है कुछ आने वाली है. 2t plus 1 into dt. Now you can put this value here. कैसा लगा? नहीं आया समझ? अब आप इस वैल्यू को जब आप पुट करेंगे तो देखिएगा आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा. इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2t plus 1 into dt. और लिमिट अब टाइम की लगेगी कहां से कहां? 0 से 2. ठीक है, तो बी केयरफुल. ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं. इंटीग्रेट करना मुझे नहीं आता, आपको आता होगा. यहां से बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ टी क्यूब और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर. कर पाओगे इंटीग्रेट? यहां से सॉल्व करने पे आता है 32/3 जूल. दिस इज द करेक्ट आंसर. लिखिए भाई, स्टार मार्क कर लीजिएगा. कितने लोगों का सही था और कितने लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया था डायरेक्ट? सही से बता दो ईमानदारी से. 72 वाले वही थे शायद.
तो हमेशा जब भी आपको फोर्स दिया हो तो सबसे पहले आप चेक करें कि फोर्स पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है या फिर टाइम का। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि यार वेलोसिटी जो है ना वो 2t² है, तो वेलोसिटी किसका फंक्शन है, और आपसे एक्सेलरेशन पूछूं, क्या तुरंत डिफरेंशिएट मार के मिल जाएगा एक्सेलरेशन? लेकिन अगर मान लो मैं आपको बोलता कि वेलोसिटी 2x² है, आपके लिए तो दोनों चीजें सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है। क्या इसको डिफरेंशिएट मार के एक्सेलरेशन मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा। वहां सिखाया गया था कि अगर वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन हो तो एक्सेलरेशन लिखेंगे v इंटू डीवी बाय dx, और अगर टाइम का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन होगा dv बाय dt। ठोक ठोक करके बताया था या नहीं? बिल्कुल वही चीज यहां पर है। अगर ये फोर्स पोजीशन का फंक्शन हुआ, जो आपने पहला सवाल किया उसमें जो फोर्स था क्या पोजीशन का फंक्शन था? चुपचाप से आंख बंद करके इंटीग्रेट मार दो। क्या कर दो? इंटीग्रेट मार दो, प्रॉपर लिमिट लगा दो, यू विल गेट द आंसर। लेकिन अगर टाइम का फंक्शन है, किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है, तो बी केयरफुल, आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इसका आगे जाकर के जब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा दूंगा उसके बाद एक और मेथड बताऊंगा, इसी सवालों को सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क डन as area under the curve। मान लो एक फोर्स है जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ठीक है, और अगर मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है तो मैं इंटीग्रेट क्या करता हूँ, एफ इंटू डी एक्स करूंगा या नहीं करूंगा? लिमिट क्या लगाऊंगा? क्लियर? मान लो कोई एक यूनिडायरेक्शनल फोर्स है, वन डायमेंशनल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? वन डायमेंशनल फोर्स जो एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा है, तो उसकी वजह से वर्क ऐसे लिखूंगा। लेकिन जब मैं ये लिखता हूं तो उसको देख करके कुछ चमक जाता है। क्या आपने कभी एरिया अंडर द कर्व जैसे प्रजाति का नाम सुना है? अगर मान लो यहां पर y एक्सिस पर f होता और x एक्सिस पे क्या होता, डिस्प्लेसमेंट होता, और मान लो एक कर्व ऐसा दिया होता, और मान लो ये है आपका x1 और ये क्या है आपका x2। एक बात बताना, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये और ये बराबर है या अलग अलग है? आपको ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाया गया था 1D में, क्या याद आ रहा है? जहां पे आपको चिल्ला चिल्ला करके सिखाया गया था कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये जो आपका इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन आपको एरिया अंडर द कर्व देता है। क्या देता है? तो याद रखना जनाब, आज के बाद अगर तुम्हें f वर्सेस x का कर्व कभी भी दिखाई दे तो उसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा ना, ये किसके बराबर होगा? वर्क डन के। लेकिन याद रखना यहां पर x एक्सिस पर ये क्या होना चाहिए? x ही होना चाहिए। वो खेलेंगे तुम्हारे साथ, मजाक भी करेंगे, कभी कभी इसको t बना देंगे। क्या बना देंगे? t। तुम्हारे लिए तो सारे एरिया एक जैसे होते हैं। हाँ, और बोल लेना लाइक, ठीक है। एक्स एक्सिस पे पोजीशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? पोजीशन। तो एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू द डिस्प्लेस, हाँ वर्क डन। नोट डाउन दिस, लिख लो इस स्टेटमेंट को। द एरिया अंडर द कर्व, द एरिया अंडर द fx कर्व, area under the fx curve will give the work done, will give the work done। देखिएगा जनाब, ये f वर्सेस x का ग्राफ दिया हुआ है। एक फोर्स है जो x एक्सिस के अलोंग लग रहा है और उसका वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है वो दिया हुआ है। ये फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? ओके वंडरफुल। ये वेरिएशन आप देख पा रहे होंगे शायद, ठीक है। फाइंड वर्क डन, फिर रुक जाओ, कहां से कहां तक नहीं बताएंगे तब तक ये क्वेश्चन अपने आप में क्या है? वर्क डन बाय f
ए पार्ट x बराबर 0 से x बराबर 4 का, बी पार्ट x बराबर 0 से x बराबर 6 का, और सी पार्ट x बराबर 2 से x बराबर 6 का। करो करो करो। अच्छा, ये देना भूल गया हूँ। जानबूझ के छोड़ा है। कुछ लोग सोच रहे हैं डेटा इनसफिशिएंट है। क्या डेटा इनसफिशिएंट है क्या? मैथ्स की नॉलेज इनसफिशिएंट है आपकी। निकालिए भाई। क्यों भाई? गैंग ऑफ वासेपुर तो पीछे पूरी बैठी हुई है ये। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है तुम लोगों की? क्यों भाई, तमंचा वमंचा रख के बैठे हो का? हाँ, हो गया जनाब? हवा मिल रही बराबर? मुझे लगता है समय समाप्त हो चुका है। सबसे पहले लोग तो कह रहे हैं कि सर जवाब तो दिया है ना, डेटा इनसफिशिएंट है। सवाल पूछ रहे हो, डेटा पूरा दे नहीं रहे। ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो स्लोप बराबर कर दोगे तो ये 10 है तो ये भी -10 हो जाएगा। ठीक है, आराम से देखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने 0 से 4 का वर्क पूछा है, तो 0 से 4 का मतलब ये टोटल एरिया निकालना होगा। ठीक है, एरिया वेरिया तो निकालना आता ही होगा आपको। ये बताओ इतने का एरिया कितना आ रहा है? हाफ बेस इंटू हाइट कितना आ रहा है? 20 जूल। तो 0 से 4 का एरिया अगर पूछा गया है कि हम वर्क डन डायरेक्टली 20 जूल कर दें। ओके वंडरफुल। 0 से 6। अब यहाँ पे बी केयरफुल है ना, ये कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है नीचे है, तो इसका एरिया 10 आएगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए +10 या -10। तो यहां पर टोटल एरिया अगर पूछोगे तो 20 + 10 या 20 - 10। -10, क्योंकि यहां पर आप लॉजिकली ऐसे भी सोच सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा है लेकिन फोर्स क्या हो गया है? नेगेटिव। तो उस फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। 2 से 6 है पक्का? ये 0 होगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, दैट्स ऑल। तो आज के बाद अगर एफ एक्स कर दिया और एरिया उसका निकाल के क्या वर्क कैलकुलेट कर पाओगे? ठीक है, आज यहीं पर, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क बताओ क्या लेके जाओगे? लाओ भाई शीट, शीट देना शीट। S1 में क्वेश्चन नंबर 5, बातचीत नहीं बिल्कुल भी। O1 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5, 6, O2 में 11 से 14। बात करते रहो तुम लोग, कंटिन्यू रखो, होमवर्क मत लिखना। नहीं, ये ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए। झंडू बाम लगा के यहीं घुमाएंगे तुम्हें, बताओ।
नोट कर लिया क्या? ये तो शीट में है। किस में है? शीट में। लिया बेटा, रेस लिया। कम तो नहीं लग रहा? कमी है ये रेस में। अगली रेस कौन सी है? इसमें पहले 6 क्वेश्चन, 1 to 6, 1 to 6, 38 में। क्या लग रहा है, हो पाएगा? बस आज इतना ही है, ऐस करो और ठीक है। रिवीजन करना शुरू कर दिया तुम लोगों ने? क्या चल रहा है अभी रिवीजन? एक काम करो, एनएलएम ऑफ फ्रिक्शन, इसका O2 एंड H2 कंप्लीट दोबारा से। वो क्वेश्चन जो तुमसे पहली बार में नहीं हुए थे, ठीक है। ये मैं पूछूंगा उठा उठा करके कि O2 का ये वाला क्वेश्चन बताओ तुमने कैसे किया, और तुम्हें ये तो पता ही, मुझे ये तो पता ही होगा कि किस में तुम्हें डाउट आया होगा, तो रिस्क लेना मत। क्या हो पाएगा इतना? चलो फिर। और भाई ऑनलाइन भाग गए।